नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आज मैं आपसे चर्चा करता हूँ समाजशास्त्र क्या है। भारत में तो समाजशास्त्र 100 साल पूरे हो गए हैं। इस पे काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही हैं और 1838 में शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इसमें कई पद्धतियाँ, कई सिद्धांत बनते गए। ओवरऑल समरी या सिंथेसिस के रूप में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र को विद्वानों ने किस तरीके से देखा है, इसको मैं यहाँ पे एक समाजशास्त्री विचार मुश्तबा हुसैन की किताब है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ उसको विवेचित करने का प्रयास किया। उसके आधार पे फिर एस.एल. जोशी साहब और योगेश अटल जी की समाजशास्त्र की समझ, ये कुछ किताबों के अध्ययन के पश्चात मैं अपने कुछ यहाँ पे बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि समाजशास्त्र है क्या, इसका पूरा सार क्या है। अब समाज की धारणा जब हम करते हैं तो समाज की धारणा एक एकजुट अस्तित्व और चेतना, ये हमारा समाज है, महत्वपूर्ण है। हम तो भी कहते हैं हमारा समाज, भारतीय कहते हैं भारत का समाज, अमेरिकन कहते हैं अमेरिकी समाज। वहाँ एकजुट अस्तित्व और चेतना आती है। समाज छोटा भी होता है और समाज काफ़ी बृहद, जैसे भारतीय समाज, चीनी समाज काफ़ी बृहद समाज है। अब छोटे समाज में आप देखेंगे तो मलेशिया के पेड़ों में सेमांग, मलेशिया के पेड़ों में एक समाज है सेमांग, जो पेड़ों पे रहता है, वो सबसे छोटा है। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमानीज जो हैं, जिनको हम अंडमानीज कहते हैं, वहाँ जारवा, ओंगो जैसी जनजाति हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, गिनती में है। ये बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। कोई कह रहा है इनकी संख्या सिर्फ 36 है जारवा की, ओंगो के लिए कहा जा रहा है ये 42 है इनकी संख्या, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये छोटे समाज। वहीं देखिए चीन और भारत का समाज बृहद समाज है। ये समाज की जो शुरुआत हुई है, ये सामाजिक गठन जो है, सोशल फॉर्मेशन या सामाजिक व्यवस्था, हमारा जो सोशल सिस्टम है, ये वास्तव में संघर्ष और सहयोग की लंबी प्रक्रिया। संघर्ष भी हुआ और लोगों के संघर्ष के बाद जो है सामाजिक गठन, सोशल फॉर्मेशन होता चला गया। रूसो ने जरूर कहा था कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता। वो कहते हैं सामाजिक समझौता हुआ, ऐसा नहीं है, संघर्ष भी हुआ है, संघर्ष और सहयोग दोनों हुए। वो कहते हैं संघर्ष की अनिवार्यता पे रूसो जोर नहीं देता, लेकिन संघर्ष बराबर हुआ है। उद्विकासी सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्रमिक उद्विकास की बात की है। वो कहते हैं जनसंख्या के बढ़ने और श्रम के वितरण, ये स्पेंसर ने कारण बताए हैं। ये उतना मुझ यहाँ पे समाजशास्त्रियों ने, अन्य ने बाद में कहा, ये उतना उचित नहीं है। बोले परिणाम है, जनसंख्या के बढ़ने से श्रम का वितरण होगा, ये उसका रिजल्ट है, लेकिन उसका कारण नहीं है। प्रकारवादी जो थे समाजशास्त्री एमाइल दुर्कीम है, टालकर पार्सन्स है, ये कहते हैं मानव जीवन के प्रयासों से, मानव जीवन प्रयासों, एफर्ट से धीरे धीरे विकसित हुआ। वही स्पेंसर की बात को उन्होंने दूसरे तरीके से बताया। समाज वास्तव में, कुछ विद्वानों ने कहा, द्वंद्वात्मकता, डायलेक्टिक्स का जो मूल कारण और क्रम है, जिससे समाज चलायमान है, समाज चल रहा है, समाज गतिशील है। इसमें मानवीय प्रयास एक प्रकार का संघर्ष है। मनुष्य के द्वारा जो प्रयास होते हैं वो एक संघर्ष है। मानव प्रकृति से आप देखिए संघर्ष करता है, दूसरे व्यक्तियों से सहयोग भी करता है, संघर्ष भी करता है। ये द्वंद्वात्मकता की एक अंधीन, डायलेक्टिज्म की एक अंधीन प्रक्रिया है, जिसके कारण समाज में जीवंतता बनी हुई है। क्योंकि कोई भी समाज आप देखिए, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो, आदिम समाज हो, कृषक समाज हो, औद्योगिक समाज हो, वर्तमान मॉडर्न समाज हो, ये सारे के समाज परिवर्तनशील हैं, गतिशील हैं, स्थिर नहीं है। कुछ लोगों ने इसको भौगोलिक कारकों के आधार पर कहा है। कहते हैं कि समाज जहाँ विचरता है, अवस्थित होता है, वो एक निश्चित भूभाग है और इसको प्राथमिकता देना चाहिए। लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने इसको प्राथमिकता नहीं दी, जैसे दी तैकियाविले, फ्रेबोवेनियस, हॉटिंगटन, जर्मन विद्वान रेजल, ग्रैमनर कहते हैं ये उचित नहीं है। पश्चिम के विद्वानों ने तो एक समय धारणा ही विकसित कर दी थी, वेस्टर्न आइडियोलॉजिस्ट ने, कि जो ठंडे मुल्क हैं, यूरोप है, यहाँ पे लोग अधिक परिश्रमी होते हैं। उनका कहना था इसलिए यहाँ उत्पादकता अधिक है, और गर्म मुल्कों में गर्मी के कारण आलस होता है,
जिससे वहां पे उत्पादकता कम है। एल.एच. मॉर्गन का कहना था सभ्यता का विकास केवल पश्चिम में होगा। मैक्स वेबर कहते थे युक्तियुक्त पूर्णता है सिर्फ पश्चिम में आ सकती है। ये उनकी एक मानसिकता है इसकी। मैक्स वेबर जो कहते थे कि वेस्टर्न या पश्चिम में ही युक्तियुक्त पूर्णता आ सकती है और कहीं नहीं। ये उनके भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव है, इसको ज़्यादा गंभीरता से फिर किसी ने लिया नहीं। समाज में दो चीज़ें देखिए आप आती हैं, भौतिक और आर्थिक कारक। कुछ विद्वानों ने इसको भौतिक आर्थिक कारकों को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था उत्पादन की शैली क्या है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कैसा है, आर्थिक लाभ का वितरण की प्रणाली क्या है। भौतिक आर्थिक कारक जो है उसको प्राथमिकता है। चेतना और विचार को महत्वपूर्ण माना। विज्ञान ने विचारवाद के आधार को कमजोर जरूर किया है, क्योंकि समाज में विचारों की भूमिका एक अलग परत था, लेकिन विज्ञानवाद ने उसको कमजोर किया है। समाज के संगठक तत्व अनेक हैं, जिनमें आर्थिक साधन भी हैं, उत्पादन की प्रणाली मूल भूमिका है, ये हम कह नहीं सकते। और भी हैं। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो वो कहता है उत्पादन की शैली समाज के चरित्र को निर्णायक रूप से तय करती है, ये आधारभूत नहीं। शक्ति की बात की है कुछ लोगों ने शक्ति को। मैक्स वेबर ने कहा था शक्ति से धन आ सकता है ना, शक्ति महत्वपूर्ण हुआ भी है। मलेशिया का उदाहरण है कि वहाँ एक समय प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीतिक शक्ति से चीनी मूल के उद्योगपतियों को कमजोर कर दिया। उद्योगपति ने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। कार्ल मार्क्स भी कहते थे राजनीति और अर्थव्यवस्था को अलग नहीं कर सकते। उनका कहना था अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं शक्ति स्वायत्त है और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, परंतु अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं। मैक्स वेबर ने उसको अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं माना, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बताया। अब उन्हीं के अनुकरण करने वाले वेबर की दृष्टि को मानने वाले जो विद्वान हैं, लॉयड हैं, वार्नर रिचर्ड हैं, सेंटर हैं, राउल डेरेंडॉर्फ, एंथनी गिडेंस, फ्रैंक पार्केन, डेविड लाक्यूट, गोल्ड, J.H. गोल्ड, थोरपे, आंद्रे बिताई, ये सब वेबर की बात मानते हैं। वो कहते हैं शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, सामाजिक विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण आधार शक्ति का विभाजन है, इनका मानना है। अब शक्ति के स्रोत के बारे में भी वेबर तो उतने स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा व्यक्तिगत मानसिक और वैचारिक क्षमता शक्ति का स्रोत है। वो अलग अलग प्रकार से उन्होंने कहा है, वो उसको सिद्ध नहीं करा उन्होंने उसका कारणात्मक जड़ों को जानने का प्रयास करते हुए कहते हैं समाजशास्त्र एक आदर्शात्मक अनुशासन नहीं है। वो कहते हैं आदर्शात्मक अनुशासन नहीं है समाजशास्त्र, नॉर्मेटिव डिसिप्लिन नहीं है। शक्ति के स्रोत जो हैं बहुवादी हैं, प्लूरिस्टिक व्यू है। उनका कहना है शक्ति के स्रोत एक नहीं अनेक हैं, परिस्थितियों के अनुसार द्वंद्वात्मक और अंतर्विरोध की स्थिति में ये निर्मित होती है। अब मिशेल फूको एक आए हैं। मिशेल फूको ने तो ज्ञान ही शक्ति को बताया। मिशेल फूको ने ज्ञान ही शक्ति का कारण बताया और कहा कि फूको कहते हैं ज्ञान बड़ा व्यापक है, सर्वव्यापी है ज्ञान। इसमें वेबर की व्यक्तिगत मानसिक क्षमता सम्मिलित है। फूको के उसमें विल्फ्रेड प्लेटो की बुद्धि, जो मानते हैं बुद्धि इंटेलिजेंस ही शक्ति का स्रोत है, व्यापक है। फूको के ज्ञान में पीरे बोर्दो की सांस्कृतिक पूंजी भी शामिल है। फूको के ज्ञान से तात्पर्य परिस्थिति के आकलन की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता, सही रणनीति और सही रण कौशल अपनाने की क्षमता है। तो शक्ति को उसने ज्ञान के आधार पे फूको ने कहा। अब शक्ति का स्रोत संघर्ष है। आप देखेंगे भारत में, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, विदेशों में भी देखें, भारत में भी, भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत में संयुक्त परिवार में बहुत संघर्ष होता है। इकट्ठे कई परिवार के एक साथ रहते हैं, बहू या सास के बीच में झगड़ा होता है तो संघर्ष होता रहता है। तो इतिहास में भी कई जगह जितना संघर्ष होता है और वो समाज उतना ज़्यादा फिर आगे बढ़ता है। M.N. श्रीवास ने कहा कि संख्या से शक्ति आती है। शक्ति की बात वो कह रहे हैं संख्या, जैसे लोकतंत्र है हमारे यहाँ, लोकतंत्र क्या है, संख्या के आधार पे। दिल्ली विश्वविद्यालय के दीपांकर गुप्ता ने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी के 7% जाट और 25% दलितों का उदाहरण देखा गया। देखिए संख्या में एक है तो ये अपना प्रभाव मनवा लेते हैं। शक्ति है इनकी, शक्ति जो है इनकी संख्या है। अब यहाँ वो अमेरिका में एक उदाहरण है, सी राइट्स मिल ने पावर एलिट की चर्चा की थी। वो WASP वास्ट के आधार पे दी थी कि शक्ति जो है अमेरिका में गोरे वाइट और इंग्लैंड से आए एंग्लो सैक्सन जो है प्रोटेस्टेंट के पास है। कैथोलिक बहुमत में बहुत अधिक हैं, लेकिन शासन और संपत्ति प्रोटेस्टेंट के पास है। वास्तव में शक्ति के स्रोत इस तरह देखे हम कई हैं अलग अलग प्रकार से।
अब मार्क्सवादी विद्वान एक हैं हंगरी निवासी ग्यार्ग लुकाच, वो तो कहते हैं कि वर्ग के विभाजन में औद्योगिक पूंजीवादी समाज अधिक स्पष्ट और आधारभूत है। उनका कहना था लुकाच का कि जिन समाजों में उद्योग और पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है वो या आंशिक रूप से प्रारंभ हुआ है, वहां वर्ग का विभाजन उतना प्रभावी नहीं है। केल ओम्बेद भी कहते हैं कि जैसे भारत के संदर्भ ने कहा कि भारत में औद्योगिक विकास उतना नहीं हुआ जितना वेस्टर्न कंट्रीज में या पश्चिमी समाजों में हुआ है, इसलिए भारत में औद्योगिक विकास न होने के कारण वर्ग जो है जाति ही सार्थिक विभाजन है। भारत में जाति जो है सार्थिक विभाजन का आधार है। ऐसे अरब देशों में धार्मिक संप्रदाय विभाजन का आधार है। मतलब ये अलग अलग प्रकार से लोगों ने कहा। रॉल्फ डेरेनडॉर्फ कहते हैं समाज का नियमित जो है उन्होंने सामूहिक आधार को नियमित आधार माना है। वो कहते हैं पूंजी का पतन हो गया। डेरेनडॉर्फ ने तो मार्क्स से आगे बढ़ के कहा कि पूंजी का पतन हो गया समाज में, डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल की बात करते हैं रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, और कहते हैं पूंजी के पतन के साथ साथ श्रम का पतन भी हो गया है। आज समाज में मजदूर वर्ग की कैटेगरीज में उन्होंने बांटा है कि कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड में पूरा का पूरा जो है मजदूर वर्ग बट गया है। पूंजी भी डिकम्पोजिशन हो गई है। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है अब हमको बदलना पड़ेगा मार्क्सवादी नजरिए को। जो मार्क्स ने कहा था ना कि वर्ग जो है आर्थिक विभाजन, बोले इससे हमको अलग होना चाहिए। एक और बात हुई है समाजशास्त्र में, भारत के संदर्भ में तो नातेदारी की चर्चा बहुत हुई है। उसका मूल कारण क्या है कि भारत में इसलिए अधिक हुई है नातेदारी की चर्चा कि यहाँ जितने भी समाजशास्त्री थे हमारे यहाँ वो सब पहले मानव शास्त्री थे, फिर उन्होंने समाजशास्त्र की ओर प्रवेश किया। चाहे वो श्यामाचरण दुबे जी हों, इरावती कर्वे हों, ये सब मानव शास्त्री थे। उसके बाद में सोशलॉजी में आए। सबसे ज़्यादा नातेदारी पे अगर चर्चा होती है भारत की प्रख्यात समाजशास्त्री इरावती कर्वे की। वो बम्बई विश्वविद्यालय से अध्ययन के पश्चात 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में गई। वहाँ समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की पहली विभागाध्यक्ष थी, वो संयुक्त थी। उन्होंने नातेदारी पे गंभीर चर्चा की है। हिंदू धर्मशास्त्र और संस्कृत की इस विद्वान ने सवर्ण दृष्टि से भारतीय नातेदारी को देखा। वे क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की समकालीन थी इरावती, परंतु स्ट्रॉस की पैनी दृष्टि को अपनाकर उन्होंने बंगाल की दाएं भाग की व्याख्या उतनी अच्छे से नहीं कर पाई। जॉर्ज पीटर मर्डॉक हुए हैं जो सोशल स्ट्रक्चर किताब लिखी, उसमें नातेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने अमेरिका की जनजातियों में इस समूह का विस्तरण किया। वो सबसे प्रभावी चर्चा अगर देखा जाए तो लेवी स्ट्रॉस की है। वो पूरी की पूरी व्याख्या उन्हें नातेदारी की जो है किनशिप की व्याख्या विनिमय में की है, जो एक खोज है। स्ट्रॉस ने दो दिए हैं प्रकार नातेदारी के, एक सीमित विनिमय और एक सामान विनिमय। अब आदिवासियों में तो नातेदारी संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों का आधार ही आदिवासियों में नातेदारी है। नातेदारी समूह किसान समाजों में जो अंतर्वेदी ने कहा है किसान समूह को कि संक्रमणशील ट्रांजेक्शनल सोसाइटी है, यहाँ पे भी बहुत है। धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, अंतर्वेदी कह रहे हैं कमजोर, लेकिन अभी खत्म नहीं, उसको लोग उतना महत्व नहीं देते पहले जितना देते थे। औद्योगिक समाजों में नातेदारी एकदम से खत्म नहीं हुई है, कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। जैनेट फिंच कहते हैं, जैनेट फिंच है एक, उनका कहना है लोग बाग एक दूसरे की खबर रखते हैं, एक दूसरे के आते जाते बहुत कम है लेकिन खबर रखते हैं। आप देखिए लॉकडाउन पीरियड में तो बहुत ज़्यादा खबर ही, हमने अपने सारे हमारे नातेदारी संबंध, आना जाना बंद है लेकिन नातेदारी संबंध जो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रंग जो खत्म हो रहे थे तो ये हुए, क्योंकि नातेदारी को उद्योगों में औद्योगिकरण के बाद कुछ कम हुए थे लेकिन लॉकडाउन में अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब इसके बाद परिवार की बात, प्रकारवाद की बात होती है। परिवार में भी प्रकारवादी दृष्टिकोण लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे प्रकारवादी विद्वान जो हैं परिवार के तनाव के प्रबंध और निर्वहन का जो मूल कारण मानते हैं वो संरचनात्मक मानते हैं। एजेल मॉडल से पार्सन ने इसको स्पष्ट किया है। प्रकारवादी स्थिति को बनाने में वो कहते हैं परिवार की कारगर भूमिका है। अब दुर्खीम ने भी इसकी बात की है। लेकिन 80 के दशक में 1980 जो है 80 के दौर में प्रौद्योगिकी में बहुत परिवर्तन है। प्रवसन हुआ, प्रवास हुआ, भौतिक गतिशीलता में तेजी हुई, महिला सक्रियता भी, फेमिनिज्म की जो है ना बहुत उनके बहुत चले। तो ये एकाएक इससे परिवार हमारा टूटने लगा, परिवार अवसान हो गया।
पश्चिम में तो परिवार के अस्तित्व पे प्रश्न लगने लगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को पश्चिम को ध्यान में रखते हुए 1994 को परिवार वर्ष, ईयर ऑफ फैमिली घोषित करना पड़ा था, क्योंकि धीरे धीरे परिवार खत्म हो रहा है। आप देखेंगे पर पश्चिम में हुआ, लेकिन बाकी जगह हमारे एशियन कंट्रीज में तो अभी भी परिवार महत्वपूर्ण है। जापान का उदाहरण देखिए, यहाँ डाउका परिवार जो बहुत बड़ा परिवार होता है, डाउका कहते हैं, जो हमारे यहाँ के संयुक्त या विस्तृत परिवार का स्वरूप है, आज भी चल रहा है। फिलीपींस में अमेरिकी प्रभाव से थोड़ा अलग है फिलीपीन, वहाँ पारिवारिक जीवन बिखर गया है, लेकिन चल रहा है। इस्लाम में दबंगता है, मर्दवादी दबंगता के कारण अरब देशों में, तुर्की क्षेत्र में और ईरान में परिवार अभी भी बना हुआ है। भारत में स्वीकार किया जाता है कि हिंदी मानक में संयुक्त परिवार है। परिवार को एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। वास्तव में आदिवासी समुदायों को छोड़कर पूरे भारत के मन में परिवार बसा है, और इस परिवार की महत्वता जो है हमको लॉकडाउन पीरियड में आई कि भारत के अधिकांश लगभग 20 करोड़ प्रवासी श्रमिक जो अपने जीवन यापन के लिए अपने परिवार से दूर हजार किलोमीटर दूर, बम्बई है, गुजरात है, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में बस गए थे महाराष्ट्र में, वो लॉकडाउन पीरियड में वापस अपने परिवार की ओर पैदल ही भूख प्यास की चिंता किए बिना लौट आए। परिवार को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है अभी लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 के संक्रमण से रोकने के लिए। लेकिन वहीं एक और तथ्य आया है, कोविड-19 का जो संक्रमण हुआ है, कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं, अभी उसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन कुछ उदाहरण मिले हैं कि कोविड-19 का असर संयुक्त परिवार पे कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। एक ही बिल्डिंग में 2-2, 3-3 मंजिल की बिल्डिंग में रहने वाले कई परिवार जो 20-20, 25 लोग थे, जब अनलॉक शुरू हुआ, लोग अपने काम के लिए, नौकरी के लिए घर से जब बाहर निकले, बाकी परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं घर में, लेकिन अगर एक व्यक्ति संक्रमित होकर आया बाहर तो देखा गया 20-20, 25-25, 15-15 लोग संक्रमित हो गए। मेरे एक मित्र यहाँ प्रोफेसर हैं, कॉलेज चालू हुए, उनको आना पड़ रहा है एडमिशन के लिए, लेकिन उनके घर के 17 लोग थे, वो लोग 3 भाई बहन, माता पिता सब रहते, सारे के सारे संक्रमित हो गए। तो ये बहुत बड़ा संकट है संयुक्त परिवार में। लॉकडाउन में पूरा बंद होने से हमारी अर्थव्यवस्था, जो उद्योग धंधे बंद हुए, दुकानें बंद हुई, तो वो परिवार अब सोच रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्ट करें। संयुक्त परिवार का एक ही बिजनेस है, तो वो पूरा बंद हुआ, तो उसका पूरा असर संयुक्त परिवार पे पड़ा। तो यहाँ पे अब एक परिवार में भी बदलाव की स्थिति आ रही है। अब एक बर्जर दंपति है, बर्जर एंड पीटर बर्जर ने, उन्होंने परिवार का बहुत अध्ययन किया है ऐतिहासिक रूप से। वो कहते हैं एकल परिवार को उद्योगों ने पैदा किया है। संयुक्त परिवार को तोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सिंगल फैमिली आई थी, क्योंकि वो कहते हैं पश्चिम में सराय समान परिवार था, भारत में धर्म जाति संजाति से विभेद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एकल परिवार आए। और अब देखिए कोविड-19 ने जो बची कुची थी संयुक्त परिवार की, उसको भी अब धीरे धीरे वो समाप्त करके, हो सकता है एकल परिवार में भी दूरियां रख रहा है कि आप सामाजिक दूरी रखिए, आप फिजिकल डिस्टेंस रखिए। ये परिवार के लिए एक बहुत ही चिंतनीय पहलू है। तो ये जो मैं आज आपसे 100 साल के समाजशास्त्र में अभी तक 1838 के बाद क्या क्या थ्योरीज आई, कहाँ क्या बदलाव हुआ है, इसकी बात की। अब एक और प्रश्न अपने सामने उत्पन्न होता है व्यक्ति और समाज का। जब हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं तो व्यक्ति और समाज दो की बात होती है। कार्ल मार्क्स हुए, एमाइल दुर्खीम हुए, पार्सन, मर्टन, ये संरचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। मैक्स वेबर ने अंतरक्रियावादी थे मैक्स वेबर, उन्होंने व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना। बोलते हैं समाज और व्यक्ति का प्रश्न शास्त्रीय भाषा में संरचना अभिकरण का प्रश्न है। वो संरचना की बात करते हैं। देखिए दुर्खीम, मार्क्स, पार्सन, मर्टन संरचना, सामाजिक संरचना को महत्वपूर्ण मानते हैं, मैक्स वेबर व्यक्ति को मानते हैं। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि दो उसमें बटा हुआ है समाज, संरचना, व्यक्ति और प्रकार, उनके फंक्शन पे। अब इसको एंथनी गिडेंस और आर.के. मर्टन ने समाज शास्त्र में कुछ पैरामीटर डिफाइन किए थे। ये कहते हैं विद्वानों की बरादरी बार बार प्रस्तावित विचारों को लेथ मशीन पे चढ़ाती है। वो कहते हैं इसका मशीनिंग मतलब खराद करती है, लोहे को छीलने का काम करती है ना जैसे मशीन, उसी तरह से विद्वानों की बरादरी बार बार प्रस्तावित विचारों को छील के एक नया विचार लाती है।
दूसरी उनकी कसौटी थी, उनका दूसरा तर्क था, समाज विज्ञान की एक बड़ी कसौटी मानव समाज की घटनाएं हैं, ये अकारण नहीं है। बोले मानव समाज में, समाजशास्त्र में जो बदलाव आता है वो ये समाज वैज्ञानिक सोशलॉजिस्ट कहते हैं सामाजिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जैसे देखिए, सोवियत यूनियन का जब पतन हुआ, सोवियत यूनियन का पतन हम सब देखते हैं 90 के दौर में, 80 और 90 के दशक में शुरुआत हुई थी। तो सोवियत यूनियन के पतन ने मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता को अब लगभग समाप्त कर दिया है। इसी तरह वियतनाम युद्ध ने भी प्रकारवाद को समाप्त किया था। तो ये जो चीज़ें हैं वास्तव में एक कसौटियाँ उन्होंने दी है कि हमेशा हमारे जो हैं प्रस्तावित विचार ये संश्लेषित होते रहते हैं, इस पर चर्चा होती रहती है। वहीं जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं, सोशोलॉजिकल सिंथेसिस की, तो जॉर्ज रीजर कहते हैं 1980 में उन्होंने कहा था समाजशास्त्र में बौद्धिक उग्रवाद का युग है। वो कहते हैं 1980 तक समाजशास्त्र जो था बौद्धिक उग्रवाद का युग था। इसके कारण कई सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों में संवादहीनता भी थी। अब उसके बाद वो कहते हैं 1990 में शीत युद्ध के बाद समाजवादी देशों की पराजय के कारण मार्क्सवादी सिद्धांतों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। सी राइट मिल्स जो थे वो कहते हैं कि अमूर्त अनुभववाद, एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिज्म की बात की उन्होंने, और वो कहते हैं ग्रांड थ्योरी है। अब एल्विन गोल्डनर ने एक किताब लिखी थी कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, उसमें पश्चिम के संपूर्ण समाजशास्त्री धरोहर पे ही उनने क्वेश्चन मार्क लगाया है। उनकी किताब पढ़ेंगे अपन, कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी। वो कहते हैं पश्चिम का समाजशास्त्र ही उस पर क्वेश्चन चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। अब रॉबर्ट मल्टन ने भी इसका विरोध किया था, और इस आधार पे आप देखेंगे कुछ पाँच छः मुद्दे उभरते हैं। जैसे संघर्षवाद के रूप में समाजशास्त्र है, एक समन्वय संघर्षवाद, मार्क्सवादी दृष्टि है, प्रकारवाद की दृष्टि, वेबर की दृष्टि, एक समझौता और समन्वय की है। इसमें संघर्ष होता है और समन्वय होता है। दूसरा है भौतिक आर्थिक कारक का महत्व, इसमें संस्कृति, विचारधारा, विचार, चेतना का समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तीसरा है संरचना, समाज, संरचना या समाज और व्यक्ति के अभिकरणों के संबंध, जो अलग अलग अभिकरण है हमारे, उन दोनों के बीच में तुलना होना समाज और व्यक्ति में। चौथा जो उपागम या अप्रोच हो सकता है वो मैक्रो अप्रोच, इसमें व्यष्टि और लघु उपागम का समन्वय है। इसमें व्यष्टि और लघु, मैक्रो और माइक्रो जो अप्रोच है इसका कोऑर्डिनेशन है। पांचवा जिस पे विवाद है वो गुणात्मक पद्धति, अनुभव आश्रित संख्यात्मक पद्धति है, जिसमें समझौता या समन्वय कोऑर्डिनेशन अभी नहीं हुआ। ये कुछ चीज़ें थी और इस पर अलग अलग बात हुई। फिर वहीं एक समाजशास्त्र में शुरुआत हुई परिघटनावाद। परिघटनावाद जो है यथार्थ को व्यक्ति केंद्रित मानता है। इसमें एडमंड हसरेल हैं, अल्फ्रेड शूज हैं, पीटर बर्जर हैं, थॉमस लुकमैन हैं, एटकिंसन हैं। इन्होंने समन्वय के तत्वों की तलाश करने कहते हैं बेईमानी है, कोई समन्वय की तलाश नहीं हो सकती। लोक पद्धति सिद्धांत जो है उसमें वो कहते हैं जो प्रचलित भाषा समाज में भाषा, बोली, गीत, संगीत, किस्से, कहानी, व्यवहार के स्वरूप को आधार माना है, उसको ही बेस मानना चाहिए। वो कहते हैं इनका विश्लेषण का आधार व्यक्तियों की व्याख्या है। सामाजिक संपर्क जो है, सामाजिक संपर्क सिद्धांत एक निकला है, सोशल नेटवर्क थ्योरी, इसमें समन्वय की अधिक संभावना है। युक्तिपूर्ण चुनाव सिद्धांत को कोलमैन ने आगे बढ़ाया था। ये अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के खेलकूद सिद्धांत, गेम थ्योरी से मिलता जुलता है। फिर विनिमयवादी एक्शन थ्योरी आई, इसमें अंतःक्रियावादी दृष्टि का विस्तार है। इसका प्रारंभ जो है एक्शन थ्योरी विनिमयवादी सिद्धांत जी.टी. होमिन्स ने किया था। होमिन्स ने संरचना विरोधी व्यक्तिवादी थे। होमिन्स वो संरचना का विरोध करते थे, व्यक्तिवादी थे। होमिन्स ने दुर्खाइम का भी विरोध किया। पीटर ब्लाउ ने भी एक उनके आधार पर विनिमय सिद्धांत दिया था। वो संरचना में शक्ति के संदर्भ को अधिक महत्व देते हैं। 1972 में रिचर्ड एमर्सन ने विनिमय का एकीकृत सिद्धांत दिया। वो कहते हैं लघु अध्ययनों को व्यापक अध्ययनों से एकीकृत किया जाना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत है। आज के संदर्भ में अगर हम वर्तमान में देखें, कोविड-19 के बाद समाजशास्त्र की का महत्व तो बड़ा है समाज वैज्ञानिक को, लेकिन समाज पे एक बहुत बड़ा आज समाज व्यक्ति को नहीं, समाज अपने आप को बचाने में लगा है। आज व्यक्ति को नहीं बचा रहा, समाज स्वयं को बचाने में लगा है। प्रासंगिकता बड़ी है। आज हर जगह समाजशास्त्र की चर्चा हो रही है। आपने देखा पूरे वर्ल्ड में सब जगह हुई। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई, समाजशास्त्री ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग समाज को बिगाड़ेगा,
इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग किया और देखिए सर्वमान्य रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग में कन्वर्ट हुआ। आज उद्योगों की समस्याओं के कारण समाजशास्त्र बहुत लोकप्रिय है। बॉटमोर ने तो कहा भी था, समाजशास्त्र औद्योगिक समाज का विषय है। भारत में समाजशास्त्र 100 साल हो गए हैं, लेकिन वो जाति, ग्रामीण संरचना इन पे टिका है। लेकिन अब नई नई थ्योरीज हमारे यहाँ भी आ रही हैं। नातेदारी, परिवार, ग्रामीण संरचना के बाद नए नए हमारे यहाँ भी विकल्प आ रहे हैं। प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। यूरोप में भी समाजवाद के पतन के बाद समाजशास्त्र की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। अरब में तो आप देख रहे हैं कि है। तुर्की में समाजशास्त्र उतना लोकप्रिय नहीं है। समाजशास्त्र में वास्तव में स्थानीयता की एक गंभीर समस्या है। समाजशास्त्र उतना आगे नहीं बढ़ा, उसके लिए विद्वान कहते हैं स्थानीयता, लोकेलिटीज की गंभीर समस्या है। वो अपने देश और समाज की अवस्थाओं में ही हम रहना चाहते हैं, उसके बाहर नहीं रह सकते। भारत में अभी भी आप देखिए कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे जितना भी है हमने सामाजिक संदर्भों में, भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं करा। हम जो पश्चिम के समाजशास्त्री थे उन्हीं के उपागम को, उन्हीं के पद्धति को हम लेके कर रहे हैं। हमने अपनी पद्धति नहीं निकाली। तो आज हमारे सामने चैलेंज है, हम स्थानीय पद्धतियों को लाएं और उसको प्रयोग करें। गुणात्मक पद्धति में संख्यात्मक सूचनाओं का जो बढ़ता जा रहा है प्रयोग, उसको धीरे धीरे उसके साथ हमको गुणात्मकता की ओर भी बढ़ना होगा। ये समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की कितनी धाराएं हैं, एक मैंने नटशेल में जो 2-3 किताबें, समाजशास्त्री विचार, मुश्तफा हुसैन और योगेश अटल जी की समाजशास्त्र की समझ, एस.एल. जोशी सर की समाजशास्त्र की पद्धतियाँ पढ़ा, उसके आधार पर मैंने इसको विवेचित किया है।